ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक चार्जर देके जाना है। गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। चैप्टर नेम इज इनसाइडर ट्रेडिंग। सो मोर स्पेसिफिकली इट इज प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। मुझे एक बात बताओ, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? दो वर्ड यूज किया जाता है नाम में, प्रोहिबिशन और दूसरा है रेगुलेशन, तीसरा है मैनेजमेंट। तो क्या डिफरेंस है प्रोहिबिशन और रेगुलेशन में? प्रोहिबिशन मतलब भाई अलाउड ही नहीं है। प्रोहिबिशन का मतलब अलाउड ही नहीं है। रेगुलेशन का मतलब अलाउड है लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। मैनेजमेंट में भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो जो वर्ड प्रोहिबिशन है वो है वेरी 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 रिस्ट्रिक्टिव, मतलब अलाउड ही नहीं है करना। ठीक है, जो वर्ड रेगुलेशन है वो कम रिस्ट्रिक्टिव है, और सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन कौन से? इसमें मैनेजमेंट वर्ड में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आगे बढ़ने से पहले कंसेप्ट समझना रहेगा कि सर इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है। ऑनलाइन में जो जो भी स्टूडेंट्स एक बार नाम मेंशन कर देना, पहले के 15 मिनट सुनने का। देखिए रेगुलेशन का नाम प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग regulations 2015। prohibition of insider trading regulations 2015। prohibition मतलब something which is not at all allowed। ठीक है, something which is not at all allowed, कुछ भी कर लो अलाउड नहीं है। अब इनसाइडर का मतलब कौन होता है इन जनरल? मुझे बताओ, इनसाइडर मीन्स whom या इनसाइडर मीन्स व्हाट? तो सर इनसाइडर का मतलब होगा कोई अंदर का आदमी। इनसाइडर का मतलब क्या होगा? अंदर का आदमी। मैं अगर बात करूं नॉलेज एकेडमी की, तो जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे वो सब कौन है यहाँ के? इनसाइडर। जो डायरेक्टर है यहाँ का वो कौन है? इनसाइडर। एक सेकेंड, ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पे है, अब तुम सिक्योरिटी लॉ का पेपर पढ़ रहे हो, ट्रेडिंग वर्ड आएगा तो ट्रेडिंग का मतलब क्या? ट्रेडिंग का मतलब डीलिंग। डीलिंग बोल लूँ या बाइंग और सेलिंग बोल लूँ? बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स एक बार नाम मेंशन कर दीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे। तो प्रोहिबिशन मतलब सर कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है। क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिटेड है इनसाइडर के लिए क्या? ट्रेडिंग करना। प्रोहिबिटेड है क्या चीज़? इनसाइडर के लिए ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग का मतलब डीलिंग इन सिक्योरिटीज। डीलिंग का मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इन शॉर्ट यूपीएसआई। इन शॉर्ट क्या बोला? यूपीआई से अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
तो ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन प्रोहिबिशन लगा रहा है किसके ऊपर? इनसाइडर्स के ऊपर। अब सर इनसाइडर्स कौन होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, अभी के लिए समझो। ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन प्रोहिबिशन लगा रहा है किसके ऊपर? इनसाइडर्स के ऊपर। किस चीज़ पे? ट्रेडिंग करने पे। ट्रेडिंग ऑन व्हाट बेसिस? ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड का मतलब क्या है? जो अभी तक छपा नहीं, या मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुई है। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुई है। तो ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव का मतलब है ऐसा इन्फॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस। ऐसा इन्फॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, and such information is not yet published. Such information is not yet published amongst the general public. तो इस इंफॉर्मेशन को अपन क्या बोलेंगे? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव का मतलब, यहाँ पे which can materially affect, materially बोल लो या मेजरली बोल लो, which can materially या मेजरली affect the price of securities. Those information which can materially affect the price of securities. तो उसको अपन बोलेंगे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश्ड मतलब which is yet to be disclosed among the जनरल पब्लिक। अब तुमने इसका लॉजिक समझने की कोशिश करना है, इस रेगुलेशन के पीछे लॉजिक क्या है। मान लो कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक, और इस कंपनी में मिस्टर एक्स इज अ डायरेक्टर, ठीक है। मिस्टर एक्स इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड। आज क्या तारीख है बताओ? 7 सितंबर 2024 को मिस्टर एक्स को पता चलता है कि कंपनी नियर फ्यूचर में एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर कंपनी को अक्वायर करने वाली है, जिसका नाम है क्या? XYZ लिमिटेड। तो ए लिमिटेड और XYZ लिमिटेड दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड 7 सितंबर 2024 को मिस्टर एक्स को मालूम चलता है कि आने वाले 6 महीने या साल भर के अंदर हमारी जो कंपनी है ना, हमारे कॉम्पिटिटर को अक्वायर करने वाली है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक कंपनी दूसरे किसी कंपनी को अक्वायर करेगी तो उस एक्विजिशन का कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा? वेदर इट विल हैव पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट? पॉजिटिव इंपैक्ट आए ना। तो जब पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो उस कंपनी का शेयर का डिमांड या सिक्योरिटी का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइस होता है ना, शेयर प्राइस टोटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? तो इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस विल शूट। अगर सप्लाई ज्यादा है मतलब बेचने वाले लोग ज्यादा है और खरीदने वाले कम है, तो क्या होगा? प्राइस गिरेगा। तो क्या होगा बेटा? प्राइस गिरेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो मिस्टर एक्स को क्या पता चला गया 7 सितंबर को कि आने वाले 6 महीने 9 महीने में, और हमारी बात चल रही है, बिल्कुल डील फाइनलाइजेशन की तरफ है, हम क्या करने वाले आने वाले समय में XYZ लिमिटेड को खरीदने वाले। इसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो भागेगा, ठीक है। एक होता है चलना और एक होता है भागना। मान लो कि 7 सितंबर का ए लिमिटेड का शेयर प्राइस है 150 रुपए पर शेयर, एंड इट इज एंटिसिपेटेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ही एक्विजिशन का न्यूज आएगा ना मार्केट के अंदर, इसका प्राइस बढ़ करके 450 रुपए तक चला जाएगा। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स ने 7 सितंबर को बैंक से लोन लिया, 5 करोड़ रुपए का लोन लिया, ठीक है।
एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ लेट्स से 12% पर एनम, और 5 करोड़ का लोन लेकर के बैंक से उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद डाले। अब 5 करोड़ अमाउंट है उसके पास, 150 रुपए का एक शेयर है, बताओ कितने शेयर्स खरीद डाले? तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 150 करो। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है, मजा आएगा तुमको रेगुलेशन पढ़ के। 5 crores divided by 150, how many shares? 3,33,333। अच्छा, इतने शेयर्स उन्होंने खरीद डाले, 0.33, तो मान लो 34 है ना। इतने शेयर्स उन्होंने खरीद डाले कब? 7 सितंबर को। बैंक को ब्याज कितना देना बेटा? 12% की रेट से। अब हुआ यूं कि 6 महीने बाद, 7 सितंबर से 6 महीने बोलो, लेट से हम मान लेते हैं 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक मार्केट में ये खबर आती है दैट ए लिमिटेड प्रपोज टू अक्वायर whom? XYZ लिमिटेड। तो अब समझो कि कंपनी का एक्सपेंशन होने वाला है। कंपनी का अगर एक्सपेंशन होने वाला है, व्हाट विल हैपन? शेयर का प्राइस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? शेयर का डिमांड बढ़ेगा। हाँ या ना? बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मेरे शेयर का डिमांड बढ़ेगा, बिजनेस घटेगा तो डिमांड घटेगा, सिंपल सी बात है। हाँ है ना? तो देखो 15 सितंबर को जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, शेयर प्राइस 150 से भागना चालू हुआ और 18 फरवरी तक जाते 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 ये शेयर प्राइस पहुंच गया 625 पे। कितने में खरीदा था मिस्टर एक्स ने? 150 में। अब 150 को माइनस करो इससे, एक शेयर पे कितना फायदा? 472। 475 है, ओके, मेक इट 475 मल्टीप्लाइड हाउ मेनी शेयर्स? 3,33,334। 3,33,000। कितना फायदा हुआ? कितने रुपए का? 1583 आगे। 650। तो कितने रुपए हो गया? ताई ताई सीख रहा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ 83,33,650 रुपए का फायदा हुआ 6 महीने के अंदर। अब क्या किया उन्होंने? इस पैसे से देखो, बैंक को उन्होंने ब्याज भरा होगा ना, 5 करोड़ का ब्याज, 30 लाख रुपए ब्याज भरा उन्होंने। 6 महीने रखा वो पैसा बैंक से, तो इन्होंने बैंक का इंटरेस्ट दे दिया और बैंक को रिपे भी कर दिया। ठीक है, 5,30,000 बैंक का पेमेंट है अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। 5 करोड़ 30 लाख, सॉरी 5 करोड़ 30 लाख। तो इसमें से 5 करोड़ 30 लाख हटा देता हूं मैं। कहानी समझ में आ रही है अभी क्या बोल रहा हूं मैं? देखिए, 5 करोड़ 30 लाख, नहीं सीख रहा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो नेट प्रॉफिट बोलो, नेट प्रॉफिट कितना? 10 करोड़ 53 लाख, 33,650। ये एक डायरेक्टर को फायदा हुआ, क्योंकि वो डायरेक्टर ने क्या किया? ऐसे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग किया जो इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं थी। तो सर इससे क्या दिक्कत है? इससे ये दिक्कत है बेटा, अगर ऐसे एक्टिविटीज को नहीं रोका जाएगा तो स्टॉक मार्केट से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, स्टॉक मार्केट से होने वाले बेनिफिट्स सिर्फ कुछ लोगों के तक सीमित रह जाएंगे। आज अगर कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएगा तो क्यों लगाएगा? विद एन एक्सपेक्टेशन टू अर्न हायर अमाउंट ऑफ इनकम, विद एन एक्सपेक्टेशन टू गेट मोर रिटर्न्स। लेकिन अगर ऐसे ट्रांजेक्शन्स या ऐसे एक्टिविटीज अगर हुए मार्केट के अंदर, तो व्हाट विल हैपन? द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। और वो ग्रुप ऑफ पर्सन कौन है? जो कंपनी के प्रमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, या ऐसे पोजीशन में है कंपनी में कि उनके पास कंपनी के सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, या सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फायदा हुआ मिस्टर एक्स को, लेकिन नुकसान किसका है बेटा?
जनरल पब्लिक का। पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, वही शेयर कितने में खरीदना पड़ेगा बेटा, 625 में, हाँ या ना। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक और कंपनी है नॉलेज पूरा दिन खराब हो गया है यार, आज ही चैप्टर खत्म हो जाता। यार मान लो एक कंपनी है नॉलेज एकेडमी लिमिटेड, ठीक है। राइट, जंप देखने को मिलेगा या फॉल देखने को मिलेगा, प्राइस बढ़ेगा, हाँ या ना। अब ये डिसीजन कब लेने वाले मैनेजमेंट, आने वाले 3 महीने या 6 महीने में। अब उस डिसीजन, इनके उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मान लो कि अगर यही डायरेक्टर्स लोग क्या करें, कंपनी के शेयर्स उठा करके रख लें अभी आज के डेट में, और जब आने वाले टाइम में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आएगा, प्राइस बढ़ेगा, तो ये लोग क्या करें, बेच करके कम पे आज उठा लेंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा ज़्यादा पे बेच करके दे कैन मेक एन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। तो कुल मिलाकर के शेयर ट्रेडिंग का फायदा किसको, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जिनके पास इंफॉर्मेशन है, और जो बेवकूफ़ बन रहा है वो पब्लिक, जनरल पब्लिक। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था जब भी जनरल पब्लिक के साथ गलत होता है ना, तो सेबी का दिल रोता है। जब भी जनरल पब्लिक के साथ गलत होता है तो सेबी का दिल रोता है, और जब सेबी का दिल रोता है तो सेबी उसके लिए रेगुलेशंस बनाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि कंपनी है XYZ लिमिटेड, अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ख़राब है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ख़राब है, इस साल कंपनी को बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। तो जैसे ही कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताएगी ना, कंपनी बताएगी कि कंपनी मान लो कि 1500 करोड़ के लॉसेस में, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज होगा, प्राइस बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स लोग क्या कर सकते हैं, या जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन वो क्या कर सकते हैं, आज ही वो एग्जिट मार सकते हैं कंपनी से बाय सेलिंग देयर शेयर्स एट अ हायर प्राइस। तो यहाँ पे भी नुकसान किसको होगा, जनरल पब्लिक को। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो कुल मिलाकर के अगर इनसाइडर ट्रेडिंग को नहीं रोका गया तो बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, benefits of securities trading shall be restricted to only a group of persons, है ना। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द ग्रुप ऑफ पर्सन। कौन से ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, हु हैव कौन सा इंफॉर्मेशन बेटा, अन हु हैव अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव, ठीक है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन जो प्राइस को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन जो प्राइस को नेगेटिवली या पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकते हैं। हु हैव अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन,
मेरी बात समझ में आ रही है? चलो सर, इतनी तो बात समझ में आ गई। तो सर आप ऐसा बोलो ना कि कंपनी के जो प्रमोटर्स लोग हैं वो लोग डील नहीं कर सकते, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब मान लो कि सेबी ना इसके लिए रेगुलेशन लेकर के आ गया और बोल दोगे प्रमोटर्स लोग या उन सभी लोगों को, अब वो लोग कौन कौन होंगे अभी अपन पढ़ेंगे। वो सारे लोग जिनके पास कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आ सकता है पब्लिक में आने से पहले, उन सभी लोगों के ऊपर सेबी क्या कर दे, रिस्ट्रिक्शन लगा दे। मान लो सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग दिमाग चलाएंगे। मान लो कि ये मिस्टर एक्स है, भाई मिस्टर एक्स के ऊपर सेबी ने रेगुलेशन लगा दिया, ठीक है, रेगुलेशन के थ्रू मिस्टर एक्स को प्रिवेंट कर दिया सेबी ने कि भाई सुन, तू डील नहीं कर सकता। मिस्टर एक्स अपना दिमाग चलाएगा, ये ना अपने भाई को बोलेगा। मिस्टर एक्स क्या करेगा, अपने भाई को बोलेगा वाई को, कि आज इतने शेयर्स खरीद के रख लो, आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, आने वाले हफ्ते, आने वाले 5 दिन में इसका प्राइस अब नॉर्मली शूट होगा, ऐसी एक इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आने वाली है। तो अगर तुमने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया डायरेक्ट, तो यही काम वो क्या कर सकते हैं बेटा, जो काम वो डायरेक्ट नहीं कर सकते वही काम वो क्या कर पाएंगे, इनडायरेक्टली कर लेंगे। तो यहाँ पे रेगुलेट करने की जरूरत है किसी भी प्रकार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डीलिंग इन सिक्योरिटीज पे, ठीक है, किसी भी प्रकार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डीलिंग इन सिक्योरिटीज पे ऑन दी basis of unpublished price sensitive information। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। इनडायरेक्टली कहीं कैसे डील करेगा बेटा, थ्रू देयर फ्रेंड्स, थ्रू देयर रिलेटिव्स, थ्रू देयर कॉलीग्स, थ्रू देयर बिजनेस पार्टनर्स, है ना। मान लो कि मेरे पढ़ाए हुए कुछ स्टूडेंट टॉप कंपनीज में आज सीएस है, मेरे पढ़ाए हुए कुछ स्टूडेंट्स आज टॉप कंपनीज में सीएस है, लिस्टेड कंपनीज में भी है। अब मैं उनको फ़ोन करके पूछूं कि भाई बता तेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो बोलता है कि सर कर दो, बवाल होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक। तो मेरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। एज अ सीएस माय स्टूडेंट या दैट पर्सन हैड दी एक्सेस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और वो क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर्स के साथ शेयर कर रहा है, बस उसी के ऊपर प्रिवेंशन है। बोला ना तुम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो और ना ही उस इंफॉर्मेशन को किसी आउटसाइडर को शेयर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तुम कौन इनसाइडर। इनसाइडर का मतलब अभी तक ऐसा पर्सन जो कंपनी में ऐसा कोई पोजीशन होल्ड कर सकता है या करता है जिसकी वजह से दैट पर्सन मे हैव द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल अमंग्स द जनरल पब्लिक। आज मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया, आज मैंने कंपनी में ना 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे। कंपनी का नाम है बीबीबी लिमिटेड। कितने रुपए के शेयर्स खरीदे? 1 लाख रुपीस के शेयर्स खरीदे। अब अगर देखो 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, मेरे मामा के लड़के के कहने पे, मेरा जो मामा का लड़का है वो बीबीबी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो मेरे मामा के लड़के ने क्या किया, इनसाइडर ट्रेडिंग। मामा के लड़के ने क्या किया, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस रेगुलेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस रेगुलेशंस। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेबी ने यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बताई हैं या क्या क्या रेगुलेशंस के अंदर कंटेंट डाला है, चीज़ें डाली है जिससे सेबी इंश्योर कर सकता है क्या, प्रोहिबिशन ऑफ
इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको ये रेगुलेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है? ऐसे ही सिक्योरिटी लॉ में है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है तुमको, सीएस के स्टूडेंट्स को? बिकॉज you are going to be the compliance officers in the upcoming years of any company, of any blah blah company. You may become the compliance officer. अभी कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने की जिम्मेदारी उस कंपनी के कंप्लाइंस ऑफिसर्स पे। इज इट क्लियर? ठीक है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा रोल बहुत बड़ा होता है किसी भी कंपनी में, इसलिए तुमको पढ़ाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव में। क्लियर? चलो देखो, अभी को हैंड रिटन नोट्स दिया गया है और आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जिन जिन भी चैप्टर्स के मैं हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगा, आपको चैप्टर हैंड रिटन नोट से ही पढ़ना है, उसके बाहर नहीं पढ़ना है। और जो चैप्टर मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा वो मॉड्यूल से ही पढ़ना है। क्लियर? चलिए देखते हैं। SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations 2015. This regulation is based on the recommendation of SODI committee. थोड़ा बहुत बेसिक्स जान लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग जनरली मींस ट्रेडिंग इन दी शेयर्स। तो यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली शेयर्स को मैं रिप्लेस कर दूं किससे? सिक्योरिटीज वर्ड से, है ना? ट्रेडिंग इन दी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी बाय द पर्सन हु आर इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, either those persons are in the management of company or they are very close to the management. मेरे बुआ जी का लड़का रिलायंस में डायरेक्टर है, ठीक? On the basis of undisclosed price sensitive information. Price sensitive का मतलब which may impact the price of the securities either in a positive or negative way. मैं कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हूँ एक बड़ी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का। अब मुझे मालूम है कि भाई नियर फ्यूचर में वो कंपनी बंद होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा? आज ही अपने स्टेक बेचूंगा या बेचना स्टार्ट करूंगा। मैंने बेचना स्टार्ट किया, लोगों ने मुझसे खरीदा, जिसने मुझसे खरीदा उसका तो नुकसान है। जब आने वाले टाइम में एक खबर आएगी कि कंपनी वाइंडिंग का प्रोसेस में चला गया है, तो जिसने आज शेयर खरीदा उसका क्या हो गया? नुकसान। वो कौन था? इन्वेस्टर्स। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो इन्वेस्टर को जब भी नुकसान होता है तो सेबी का दिल रोता है, और सेबी क्या बनाता है? रेगुलेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द कंपनी विच दे possess बट विच इज नॉट अवेलेबल टू दी अदर्स। क्लियर है सर? बोलिए। ये रेगुलेशन नोटिफाई हुआ था 15/1/2015 को। सर एक बात बताओ, क्या इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 से पहले कोई रेगुलेशन नहीं था? ऑफ कोर्स देयर वाज रेगुलेशंस। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 से पहले भी प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस हुआ करता था। तो दिस रेगुलेशन हैज रिप्लेस्ड और इट इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द अर्लियर वन। ये इफेक्ट में आया 15 मई 2015 से। ठीक, अब आ जाओगे डेफिनेशन में। सर ये रेगुलेशन किसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा रहा है? चलो फिर से एक बार, ये रेगुलेशन किसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा रहा है? इनसाइडर के ऊपर। ठीक है, तो अब सवाल उठता है सर इनसाइडर का मतलब क्या? तो इनसाइडर का मतलब बोला गया, इनसाइडर मींस एनी कनेक्टेड पर्सन। इनसाइडर मींस एनी कनेक्टेड पर्सन और एनी डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। either insider means either any connected person or deemed to be connected person। deemed to be connected person। अब ये कनेक्टेड पर्सन कौन है या डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन कौन है, उसका डेफिनेशन पे आइए एक बार। देखिए यहां पे दिया हुआ है तुमको, कनेक्टेड पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द कंपनी। कनेक्टेड पर्सन मींस हु इज कनेक्टेड विद द कंपनी either directly or indirectly। either directly or indirectly। तो बोला वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो सकता है ना? वो कंपनी का कोई डायरेक्टर या कंपनी का कोई ऑफिसर हो सकता है, और दैट पर्सन इज हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल और प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन या बिजनेस रिलेशन टेम्पररी हो या परमानेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, auditors of the company, then compliance officers of the company, cost accountants of the company, ये सब कौन है? they are having professional relations with the company and they are in the position। अब समझो कि कंपनी के ऑडिटर को पता है,
कंपनी की बारीकियां, कंपनी के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन पता है जो अभी तक शायद पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की गई है, तो उन सबको क्या मान लिया जाएगा बेटा? कनेक्टेड पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन हो सकता है? कंपनी का एम्प्लॉय, ऑफिसर, डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल और प्रोफेशनल कैपेसिटी। इज इट क्लियर? अब इनडायरेक्टली कनेक्टेड कैसे हो सकता है? दोज पर्सन्स हैव फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, दोज पर्सन्स हैव फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। मैंने बोला ना, मेरे बुआ जी का लड़का रिलायंस में डायरेक्टर है और मैं उनके साथ ही रहता हूँ। शाम को जब घर पे आते हैं ना, उस कंपनी के बारे में सारी बातें बताते हैं मुझे। क्या वो बता सकते हैं? वो नहीं बता सकते। अगर वो मुझे कंपनी के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन बताते हैं तो मैं कौन हो गया बेटा? कनेक्टेड पर्सन। इज इट क्लियर? मेरी बात समझो, ये जो वाला जो पार्ट है ना इनडायरेक्टली कनेक्टेड, इसका स्कोप बहुत वाइडर है। आप कोई भी ऐसी कैपेसिटी होल्ड करते हो जिससे आप कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे। एंड हैव और लाइकली टू हैव अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हेलो, हाँ, 15 दिन क्या किया? मैं बिल्कुल शांत बैठा रहा। 15 दिन मतलब 22 सितंबर आ गया। 22 सितंबर को मैं बैंक के पास गया और बैंक से खूब सारा पैसा लोन लिया मैं। ठीक है, बैंक से मान लो मैंने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया और 5 करोड़ का लोन लेकर के इस कंपनी के शेयर्स खरीद डाले। मैंने 5 लाख शेयर्स खरीद डाले, क्योंकि मुझे तो पता था ना। बताओ, जब मैंने शेयर खरीदा तो क्या मैं कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में था? क्या मैं किसी कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉय से कनेक्टेड था? आंसर इज नो। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? देखो, रेगुलेशन के अंदर प्रोहिबिशन किसके ऊपर लगा रखा है? कनेक्टेड पर्सन के ऊपर या इनसाइडर के ऊपर, जिसके पास यूपीएसआई हो सकता है। मैंने तो कंपनी से रिजाइन कर दिया है। नाउ आई हैव नो रिलेशन व्हाटसोएवर विद द कंपनी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई वॉज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आई वॉज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, बट नाउ आई हैव रिजाइन। मैंने 5 लाख शेयर्स खरीदे रिजिग्नेशन के बाद, और 5 लाख शेयर्स पे 6 महीने में मैंने 5 लाख शेयर्स पे मान लो मैंने 8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 5 लाख के शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट कमाया? बताओ, ये अलाउ होना चाहिए नहीं अलाउ होना चाहिए? वेदर इट शुड बी अलाउड और नॉट। तो यहां बोला गया कि भाई साहब सुनो, कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में वो लोग भी आएंगे who were in employment of the company in the preceding 6 months। मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो, मैंने रिजाइन कब किया? 7 सितंबर 2024 को। यहां से 6 महीने तक आई विल बी डीम्ड टू बी दी वन ऑफ द कनेक्टेड पर्सन ऑफ द कंपनी who have access to UPSI, who have access to UPSI। I hope this one is clear। ठीक है, फिर आ जाओगे पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड। डीम टू बी कनेक्टेड मतलब, डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा कि ये भी कनेक्टेड है पहला कंपनी कनेक्टेड पर्सन के कोई इमीडिएट रिलेटिव, डायरेक्टर का भाई बहन माता पिता, ठीक है, उनका इमीडिएट रिलेटिव। कंपनी का होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट या कोई मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब कोई स्टॉक ब्रोकर हो गया, कोई अंडर राइटर्स हो गया, कोई लीड मर्चेंट बैंकर हो गया, जो कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है किसी भी कैपेसिटी में। फिर एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ सच मार्केट इंटरमीडियरीज। बेटा, मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया रहेगा। हु फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग इन securities, who facilitates trading in securities। ठीक है, who facilitates trading in securities। कौन कौन हो सकते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज में? स्टॉक ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, लीड मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ठीक है, लिख लो कुछ एग्जांपल्स। डिबेंचर ट्रस्टी हो गया, एक कंपनी जो पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स करती है उनको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है।
तो दैट डिबेंचर ट्रस्टी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन। फिर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कोई ट्रस्टी हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का या इन्वेस्टमेंट कंपनी का कोई डायरेक्टर हो गया या उसका कोई एम्प्लॉय हो गया, देन एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ऐसा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिसर्स को भी तो कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि कंपनी रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे क्या कर रही है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर दे रही है स्टॉक एक्सचेंजेस को। देन ऑफिसर्स ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हो गए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्या काम करते हैं, तो लिखोगे दे कैरी आउट सेटलमेंट प्रोसेस या सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी खरीद या बेच होती है सिक्योरिटीज का, उनका सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के थ्रू होता है। जो भी खरीद बेच हो रहा है ना सिक्योरिटीज का, उनका सेटलमेंट किसके थ्रू हो रहा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। जो मेजर दो स्टॉक एक्सचेंज जो है बीएससी और एनएससी, दे हैव देयर ओन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। सेटलमेंट का मतलब बायर को शेयर मिलना और सेलर को पैसा मिलना, ये इंश्योर होगा किसके थ्रू, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के थ्रू, ठीक है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देन कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंकर, और एनी एंटिटी, ट्रस्ट, फर्म, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स where director of the company or immediate director of relative of the director of company or banker of company holds more than 10% of the interest। 10% of the interest का मतलब है जिसका 10% से ज्यादा होल्डिंग है। तुम समझ रहे हो, देखो मान लो कि ये कंपनी ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के 4 डायरेक्टर्स है ना। अब इनमें से एक डायरेक्टर जो है ना वो XYZ लिमिटेड में भी डायरेक्टर है। तो इस कंपनी का डायरेक्टर अगर किसी दूसरे कंपनी में डायरेक्टर है तो इसको भी क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी कनेक्टेड। या इस कंपनी का डायरेक्टर किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर है तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा बेटा, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन। किसी दूसरे ट्रस्ट में एज अ ट्रस्टी काम कर रहा है तो उस ट्रस्ट को भी क्या मान लिया जाएगा बेटा, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, तो देखना यहाँ पे देखो, इस रेगुलेशन में प्रोहिबिशन किसके ऊपर बच्चों, इनसाइडर के ऊपर। इनसाइडर कौन, तो इनसाइडर है कनेक्टेड पर्सन, है ना, है ना, प्लस इनसाइडर है डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन। देखो जो कनेक्टेड पर्सन होते हैं ना वो तो डायरेक्टली डील कर सकते हैं, और जो डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है वो इनडायरेक्टली डील कर सकते हैं। इन केस इफ दे हैव एक्सेस टू, इन केस इफ दे हैव एक्सेस टू अनपब्लिश्ड, देखो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बोलोगे आप, बोलोगे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इन केस इफ दे हैव एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। प्राइस सेंसिटिव का मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस आइदर इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है सर। अपन ने एक वर्ड यूज किया इमीडिएट रिलेटिव। यहाँ पे इमीडिएट रिलेटिव का मतलब है पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चाइल्ड। सिबलिंग्स कौन होते हैं बच्चों, भाई वेरी गुड, मालूम है सबको। स्पाउस कौन होता है, ओ वेरी गुड वेरी गुड। देन एनी पर्सन हु इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन सच पर्सन। मेरा एक मामा जी का लड़का है, पता है, वो फाइनेंशियली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मेरा कौन हो गया, वो मेरा कौन हो गया, इमीडिएट रिलेटिव। मेरी वाइफ मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वो कौन हो गई, मेरी वाइफ भी और एक गर्लफ्रेंड भी है। गर्लफ्रेंड भी मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वो भी क्या हो गई, वाइफ तो वैसे भी यहाँ कवर्ड है ना, देखो वाइफ कवर हो गई तो किसको डालना पड़ेगा यहाँ पे, गर्लफ्रेंड को, है ना। फाइनेंशियली अगर वो मेरे पे डिपेंडेंट है तो मेरी कौन होगी, नहीं नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। ये मेरी कौन हो गई, इमीडिएट रिलेटिव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, और एनी पर्सन हु कंसल्ट सच पर्सन इन टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मेरे स्टूडेंट्स है, वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो मेरे से पूछ के ही करते हैं, पूछ के सब करते हैं कि सर ये कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। मैं बोलूंगा हाँ तो दे विल परचेज, मैं बोलूंगा ना तो दे विल नॉट इन्वेस्ट। तो वो लिखा है ना, एनी पर्सन हु कंसल्ट सच पर्सन, वो सारे बच्चे मुझसे पूछे बिना कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेते। तो सब कौन हो गए मेरे, इमीडिएट रिलेटिव। इज इट क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट। यहां तक कहानी सबको क्लियर है? चलते हैं आगे, हाँ आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफिसर। देखो इस रेगुलेशन के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसके ऊपर, एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स कौन होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज अनडाउटेबली। इसलिए तुमको रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है, इसलिए तुमको सारी चीजें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था सीएस प्रोफेशन बहुत लार्जर एक्सटेंट तक डिपेंड करता है दो सब्जेक्ट्स पे, कंपनी लॉ एंड सेबी। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी वन मस्ट हैव द एक्सपर्टीज ऑफ कंपनी लॉ एज वेल एज सेबी। और भी सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, लेकिन भाई ये तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए। देखो कंप्लायंस ऑफिसर, एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड एंड अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोला एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड एंड अपॉइंटेड बाय बोर्ड। कंप्लायंस ऑफिसर कौन अपॉइंट कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हु इज फाइनेंशियली लिटरेट। अभी फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब होता है वन हु इज एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखो ऐसा, वन हु इज एबल टू one who is able to understand, oh sorry, read and understand, one who is able to read and understand the financial statements. Who is financially literate and who is capable of understanding the requirements of legal and regulatory compliances under the insider trading regulations, जिसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस समझ सके, उनके कंप्लाइंसेस इंश्योर करवा सके। एंड ही शिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द कंप्लाइंसेस ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग कोड। तो इस रेगुलेशन के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर, कंप्लाइंस ऑफिसर के ऊपर। कंप्लाइंस ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा। कंप्लाइंस ऑफिसर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, प्लस कंप्लाइंस ऑफिसर के पास इतनी समझ होनी चाहिए क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके और ये सारे रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस इंश्योर करवा सके, ठीक है। तो इस रेगुलेशन में सारे रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर, कंप्लाइंस ऑफिसर। नॉर्मली कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अब आगे देखो, अगर तुम इन्वॉल्व पाए गए इनसाइडर ट्रेडिंग में तो देखो कितनी भारी पेनल्टी, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। Penalty for insider trading shall be liable to 25 करोड़ और 3 times of the profit whichever is higher। इसको क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि कम से कम 25 करोड़ की पेनल्टी लगेगी तुम्हारे ऊपर,
कैसे? यार हेलो, देखिए पेनल्टी कम से कम 25 करोड़ की लगेगी आपके ऊपर, होल्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग बोला है ना, 25 करोड़ और insider trading। और मान लो कि उसका 3 टाइम्स 300 करोड़ की पेनल्टी या 25 करोड़, तो यहाँ पे 3, तो इसका ये इंटरप्रिटेशन में निकल सकता है कि कम से कम 25 करोड़ तो लगेगा ही इन द नेम ऑफ पेनल्टी फाउंड टू बी इंडल्ज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? कंप्लायंस ऑफिसर के ऊपर। कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, और इसके आगे की कहानी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में इट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। तो आज की क्लास में क्या करके आना है? आज की क्लास के बाद में आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब समझ के आना है और आपको 2 डेफिनेशन याद करके आना है। पहला डेफिनेशन मैंने आपको बताया कनेक्टेड पोजीशन, दूसरा डेफिनेशन मैंने आपको बताया डीम टू बी कनेक्टेड पोजीशन। इज इट क्लियर? फिर कुछ रेगुलेशंस हैं आपको, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और वी विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।